मॉस्को एयरपोर्ट से बाहर टैक्सी स्टैंड के दाईं जानिब खड़ी नीली कार में 2 आदमी बैठे थे। वो दोनों सिक्योरिटी से ताल्लुक रखते थे और एयरपोर्ट से बाहर आने वाले हर मुसाफिर का गहरी नजरों से जायजा ले रहे थे, जो चंद मिनट पहले वहां लैंड करने वाले तैयारे से उतरे थे। इस वक्त सुबह के 8 बजे थे। दफतना उनमें से एक का मुंह हैरत से खुला और बंद हो गया। नमीर 6, इसने अपने साथी से कहा, इस लड़की को देख रहे हो जो बूढ़े अमरीकी के साथ आ रही है? हाँ, नंबर 6 ने चौंक कर कहा, मगर वो लड़की तो स्विस मालूम होती। वो वाकई स्विस है, इस आदमी ने जल्दी से कहा, और ये बात इस लिहाज से अजीब मालूम होती है कि इसका साथी बूढ़ा अमरीकी है। तुम कहना क्या चाहते हो नंबर 2? नंबर 6 ने उलझे हुए लहजे में कहा, यही कि हमें चीफ को इत्तला देनी चाहिए। मुमकिन है ये वही लोग हों जिन्हें देखने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, नंबर 2 ने कहा। फिर इसने डैशबोर्ड के खाने में रखे हुए ट्रांसमीटर को ऑन कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, हेलो चीफ, नंबरिटो कॉलिंग। हेलो चीफ, नंबरिटो कॉलिंग, ओवर। यस नंबर 2, ओवर। ट्रांसमीटर से एक भारी आवाज खारिज हुई। नंबर 2 ने टैक्सी में सवार होने वाले बूढ़े और लड़की को देखते हुए कहा, जनाब, आपके मतलूबा लोगों में कोई सूट्स लड़की भी है? हाँ हाँ, क्यों, क्या बात है, ओवर। ट्रांसमीटर से आवाज आई। चंद मिनट पहले की परवाज़ से उतरने वाले मुसाफिरों में एक जोड़ा शामिल है, स्विस लड़की और अमेरिकन बूढ़ा। वो दोनों टैक्सी में बैठ चुके हैं, ओवर। ठीक है, चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं। चीफ की आवाज ट्रांसमीटर से खारिज हुई। उनका ताक़ुब करो, मुमकिन है बूढ़ा अमेरिकन ना हो। आपका मतलब है वो मेकअप में हो सकता है? नंबर 2 ने चौंक कर कहा, हमें कोई इम्कान नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए नंबर 2। चीफ का लहजा सख्ती लिए हुए था। ओवर एंड अल्फाज के साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। नंबर 6 अपनी कार इस टैक्सी के पीछे लगा चुका था जिसमें अमेरिकन बूढ़ा और स्विस लड़की सवार हुए थे, और उसका रुख शहर की तरफ था। तकरीबन 25 मिनट के सफर के बाद उनकी मतलूबा टैक्सी लीनन होटल के सामने रुकी। होटल के बावर्दी पोर्टर ने टैक्सी का पिछला दरवाजा खोला और वो दोनों टैक्सी से बाहर निकल आए। नंबर 6 ने कार सड़क की दूसरी जानिब रोकी थी और उनकी निगाहें होटल की तरफ उठी हुई थी। जब बूढ़ा और लड़की होटल में दाखिल हो गए तो वो दोनों भी कार से उतर आए, मगर कुछ सोचकर नंबर 2 दोबारा कार में घुसता हुआ नंबर 6 से बोला, तुम उन्हें चेक करो, मैं चीफ को इत्तला दी दो। नंबर 6 सड़क क्रॉस करके होटल में चला गया। नंबरिटो ने ट्रांसमीटर ऑन करके चीफ से राब्ता कायम किया और ये ताज़ा रिपोर्ट दी। ठीक है, उनकी मसरूफियात पर निगाह रखो, चेक करो कि बूढ़ा मेकअप में तो नहीं है। चीफ ने हिदायत दी, कोई खास बात हो तो मुझे कॉल करना। सिलसिला मुनक़ते होने पर नंबर 2 ने ट्रांसमीटर डैशबोर्ड के खाने में रखा और कारे से उतरकर होटल की तरफ बढ़ गया। होटल के हाँ में नंबर 6 काउंटर पर खड़ा था। नंबर 2 को देखकर उसने इशारा किया और नंबर 2 उसके करीब पहुंच गया। नंबर 6 ने आहिस्ता से कहा, वो दोनों तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 44 में गए हैं। रजिस्टर में उन्होंने मिस्टर बैंकॉक और मिसेस बैंकॉक लिखवाया है। बैंकॉक, नंबर 2 ने जेर लब दोहराया। आओ जरा। वो दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। लिफ्ट में दाखिल होकर नंबर 6 ने तीसरी मंजिल के लिए बटन दबाया। लिफ्ट तेजी से ऊपर उठने लगी। तीसरी मंजिल पर लिफ्ट रुकी और वो राहदारी में निकल आए। कमरा नंबर 44 दाईं जानिब की रूम में आखिरी कमरा था। वो दोनों आगे बढ़ने गए। करीब पहुंचकर उन्होंने इधर अलिफादेर देखा। फिर नंबर 2 ने झक कर की हॉल से आंख लगा दी। अंदर का मंजर देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। दूसरे लम्हे इसके होंठों पर फिर मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो सीधा होकर दरवाजे से हिट गया। इसने नंबर 6 को इशारा किया। नंबर 6 ने की हॉल से आंख लगाई और अंदर का मंजर देखने लगा। फिर चंद लम्हों बाद वो सीधा हुआ और सरगोशियाना लहजे में बोला, इंतहाई हैरत अंगेज, मेरा ख्याल है कि हमें गलत फहमी हुई है। नंबर 2 ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और लिफ्ट की तरफ बढ़ता हुआ बोल, आओ इस बारे में चीफ से मशवरा कर लिया जाए।
देखो वो क्या कहता है। वो दोनों लिफ्ट के जरिए हाल में पहुंचे। नंबर 2 ने नंबर 6 से कहा, तुम यहीं रहो, मैं बॉस को रिपोर्ट करके आता हूं। नंबर 6 एक खाली मेज की तरफ बढ़ गया, जबकि नंबर 2 हाल के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, और वो दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि 2 आंखें उनकी निगरानी कर रही है। दूर होते कदमों की आहटें सुनकर अमेरिकन बूढ़े ने अपनी साथी लड़की का हाथ छोड़ दिया और तेजी से दरवाजे के करीब आ गया। इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और जरा सा सर बाहर निकालकर राहदारी का जायजा लिया। उन दोनों को लिफ्ट में दाखिल होते देखकर इसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। लड़की के चेहरे पर नागवारी छाई हुई थी। इसने बुरा सामना बनाकर कहा, मैं इस हरकत का मतलब नहीं समझी। क्या तुम नाचने के लिए यहाँ आए हो? नहीं जूली डार्लिंग, अमेरिकन बूढ़े ने अहमकाना लहजे में कहा, मगर ससुराल वालों को खुश करना जरूरी था, वरना वो किसी गलत फहमी में मुब्तला हो जाते। तुम हमाकतों से बाज नहीं आओगे। लड़की हंस पड़ी। वो असल में जूलिया थी और अमेरिकन बूढ़े के रूप में इमरान था। शादी के बाद तमाम हमाकतें एक्स्टो को सौंप दूंगा। इमरान ने चेहरे से मेकअप की झिल्ली उतारते हुए कहा, शादी तो तुम्हारी कब्र में ही जाकर होगी। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और कोट उतारने लगी, गोया तुम कब्र में मेरे साथ ही जाओगी, मगर वहाँ मौलवी का बंदोबस्त कैसे होगा? इमरान ने इसे आंख मारते हुए कहा, मगर फिर एकदम बौखला कर बोला, हाय हाय, ये क्या कर रही हो डार्लिंग? क्या अभी से ही? नहीं नहीं, बाथरूम में जाकर लिबास उतारो। इसने आंखों पर हाथ रख लिए थे। शट अप। जूलिया इसका मतलब समझकर सुर्ख होती हुई हो रही। मैंने सिर्फ कोट उतारा है अहमक। ओ अच्छा। इमरान ने आंखों से हाथ हटाते हुए गहरी सांस खारिज की। हैन समझा था। जूलिया ने इसे घूरा, मगर उसके बोलने से पहले ही इमरान ने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया और वॉच ट्रांसमीटर ऑन कर दिया, जिसका सुर्ख हिंसा जल उठा था। हेलो इमरान साहब, कीटन बाबर कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से कैप्टन बाबर की आवाज अल्फाबेट लगी। यस कैप्टन, क्या सूरत हाल है? इमरान ने जल्दी से पूछा। वो दोनों लिफ्ट से उतरे थे, एक तो बाहर चला गया जबकि दूसरा मुझसे 5वीं मेज पे बैठा है। कीटन बाबर की आवाज आई, ठीक है, उन पर निगाह रखो, तुम्हारी पहली इत्तलाकार आमद साबित हुई। दोनों कमरे के दरवाजे से तक आए थे और शायद उन्होंने अंदर भी झांका था। इमरान ने मुस्कुरा कर कहा, ओ फिर? कैप्टन ने चौंक कर पूछा। फिर क्या? उनकी बाहर मौजूदगी महसूस करते ही जूलिया और मैंने नाचना शुरू कर दिया। तुम तो जानते हो कि जूलिया नाचने में काफी माहिर है। बकवास बंद करो, जो लिया हो रही, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। कैप्टन अपने सर को बचा कर रखता। ये बहुत गुस्से में है, इमरान ने जल्दी से कहा और कनखियों से जूलिया को देखा जो इसे बुरी तरह घोर रही थी। वो अब से मुखातिब है इमरान साहब। कैप्टन बाबर की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। क्या मैं आपके लिए मरहम पट्टी का सामान ले आऊं? नहीं यार, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा, अभी जूलिया को ना किसी मरहम की जरूरत है और ना पट्टी की। बहुत देर है। कैप्टन बाबर की हंसी सुनाई दी। इसी लम्हे जूलिया दांत पीसती हुई इस पर चिपकी और इमरान ट्रांसमीटर का विंड बटन दबाता हुआ तेजी से पीछे हिट कर सोफे पर ढेर हो गया। जूलिया रुककर इसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। अगर तुम मुझे इसी तरह जिच करते रहे तो मैं वापस चली जाऊंगी। मुद्दा दे, खुदा के लिए ऐसा जुल्म न करना डार्लिंग। इमरान बौखला कर बोला, अच्छी बीवियां मर्दों को छोड़कर नहीं जाती। ठीक है, ठीक, सैंडल उतारने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूं। जूलिया के सैंडल की तरफ बढ़ते हुए हाथ रुक गए और वो एक कुर्सी पर बैठकर दूसरी तरफ देखने लगी। दफ्तन वॉच ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। दूसरी जानिब से सफदर की आवाज सुनाई दी। यस सफदर, क्या तुम होटल पहुंच गए हो? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। जी हाँ, मगर कैप्टन बाबर आपके पीछे गया था।
जबकि प्रोग्राम के मुताबिक इसने हमारे साथ ही रहना था। सफदर ने कहा, दरअसल एयरपोर्ट से ही मेरा ताकुब शुरू हो गया था। इमरान बोला, चुनांचे मैंने वॉच ट्रांसमीटर पर कैप्टन को हिदायत देकर उन अफराद के पीछे लगा दिया जो मेरा ताकुब कर रहे थे। वो दोनों सिक्योरिटी के आदमी मालूम होते हैं। तुम भी जरा होशियार रहना। यूं लगता है जैसे इन लोगों को पहले से हमारी आमद की तवक्को थी। जाहिर है ये मामला ऐसा ही है कि उन्हें होशियार रहना चाहिए था। सफदर की आवाज आई, हमारे लिए क्या हुक्म है? आज रात किसी वक्त रवानगी होगी। मैं इस सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल करने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा। मेरी दूसरी हिदायत तक तुम सब अपने कमरों तक महदूद रहो। इमरान ने कहते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर मेकअप बक्स संभाल को चेहरे की मुरम्मत करने लगा। आधे घंटे की मेहनत के बाद वो नई शक्ल इख्तियार कर चुका था और मौजूदा मेकअप में इसी मुल्क का बाशिंदा नजर आ रहा था। कैप्टन बाबर ने हंसते हुए वॉच ट्रांसमीटर का विंड बटन अंदर को दबाया और हाथ धोकर हाथ से रूम से निकल आया। जब वो बरामदे से निकलकर हाल में पहुंचा तो इसका मतलूबा आदमी अपनी मेज पे तन्हा नहीं था। इसका साथी वापस आ चुका था और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आपस में बातें कर रहे थे। कैप्टन बाबर जानबूझकर उनकी मेज के पास से गुजरा। चीफ का अब भी यही ख्याल है कि वो बूढ़ा इमरान है और स्विस लव की सीक्रेट सर्विस की मेंबर जूलियाना। कैप्टन के कान में सुर्ख टाई वाले की आवाज आई। उनकी अकबी मेज खाली पड़ी थी। कैप्टन बाबर अपनी मेज पे जाने की बजाय इसी मेज पे इस तरह बैठ गया कि इसकी पुश्त उन दोनों की तरफ थी। फिर इसने एक बैरे को इशारे से करीब बुलाया और इसे काफी लाने की हिदायत करने के बाद अपनी सारी तवज्जो पीछे बैठे अफराद की गुफ्तगू पर मरकूज कर दी। नंबर 2, मेरा तो ख्याल है कि हम वक्त ही ज़ाय कर रहे हैं। क्यों ना जाकर उनसे पूछ लें कि वो इमरान और जूलिया हैं या कोई और। दूसरे आदमी ने हंस कर कहा, नहीं, अभी उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं। चीफ ने कहा है कि फिलहाल खामोशी से उनकी निगरानी की जाए। 1 घंटे बाद नंबर 4 आ रहा है। ओ किम? नंबर 2 के साथी ने चौंक कर पूछा। चीफ का ख्याल है कि वो हम दोनों की निस्बत मेकअप पहुंचाने का माहिर है, नंबर 2 ने कहा, और इमरान को अच्छी तरह जानता है। इसी वक्त वेटर काफी ले आया। कैप्टन बाबर काफी बनाने लगा। वो दोनों खामोश हो गए थे। तकरीबन आधे घंटे बाद कैप्टन बाबर ने लिफ्ट से एक मकामी बाशिंदे को निकलते देखा। इस आदमी ने कैप्टन बाबर से लगातार होते हुए नक से इशारा किया और कैप्टन बाबर समझ गया कि वो इमरान ही है। इमरान होटल से बाहर निकल गया। चंद मिनट बाद जीनों की जानिब से एक उधेड़ उम्र औरत आती दिखाई दी। इसका रुख भी खारजी दरवाजे की तरफ था। इसकी मखसूस चाल पहचान कर कैप्टन बाबर मुस्करा दिया। वो जूलिया थी, मगर वो हैरान था कि वो दोनों नए मेकअप में कहाँ जा रहे हैं। नंबर 2 और उसके साथी ने जूलिया पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। तकरीबन 20 मिनट बाद कैप्टन बाबर को वॉच ट्रांसमीटर पे इशारा मौसूल हुआ। वो उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम में घुसकर उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। दूसरी जानिब इमरान था। क्या रिपोर्ट है कैप्टन? इमरान की आवाज सुनाई दी। कैप्टन बाबर ने इसे इन दोनों अफराद की गुफ्तगू के बारे में बताया। इसकी बात सुनकर इमरान ने कहा, ठीक है, अब तुम सफदर वगैरह के पास चले जाओ। इसके साथ सिलसिला मुनक़ते हो गया। वो भी ट्रांसमीटर ऑफ करके आते रूम से निकल आया। हाल में पहुंचा तो नंबर 2 की मेज पर एक और आदमी का इजाफा हो चुका था। शायद वो नंबर 4 था। वो नंबर 2 से बात कर रहा था। कैप्टन को अब वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। इसने काउंटर पर रुककर बिल अदा किया और खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। होटल से बाहर आकर वो खाली टैक्सी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। दफतना इसे अपने पीछे आहट महसूस हुई। इसने बेइख्तियार घूम कर देखा और उसके जिस्म में सनसनी फैल गई। नंबर 2, नंबर 4 और तीसरा आदमी उसके पीछे पहुंच चुके थे और उनके हाथ जेबों में थे, जिनमें एन रिवाल्वर थे। हमारी जेबों में रिवाल्वर है, नंबर 4 ने धमकी आमेज लहजे में कैप्टन से कहा, और तुम्हें हमारे साथ चलना है। फिर वो नंबर 2 के साथ खड़े शख्स से बोला, नंबर 6 कार ले आओ। नंबर 6 सड़क क्रॉस करने लगा। कैप्टन बाबर ने सख्त लहजे में कहा,
मैं नहीं समझा। कौन हो तुम? हमारा ताल्लुक सिक्योरिटी से है और तुम मेकअप में हो। तुम्हारे लिए इतना ही जाना काफी है। नंबर 4 ने इसे घूरते हुए कहा। कैप्टन बाबर ने तवील सांस ली। वो मौजूदा मेकअप में मकामी बाशिंदा लग रहा था, मगर उसके सामने मेकअप का माहिर खड़ा था जिसके बारे में पहले ही जान चुका था। मगर इसे हैरत थी कि नंबर 4 ने किस वक्त इसे चेक कर लिया था। शायद इस वक्त जब वो काउंटर पे खड़ा बिल अदा कर रहा था। नंबर 6 दूसरी जानिब खड़ी कार स्टार्ट करके उनसे करीब ले आया। नंबर 2 ने आगे बढ़कर कार का पिछला दरवाजा खोला और कैप्टन बाबर को अंदर बैठने का इशारा किया। अगर कोई और मकाम होता तो कैप्टन बाहर उनसे हंगामा करके निकल भागता, मगर ये एक आबाद शाहरा थी। फिर इसने किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया। वो कार की तरफ बढ़ा। दरवाजे के करीब पहुंचते ही वो फुर्ती से मुड़ा और नंबर 2 की बगलों में हाथ डालकर इसे अपने सीने के साथ भींच लिया। इसकी इस हरकत पर नंबर 4 पहले तो चौंका, फिर जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। नंबर 2 पूरी तरह कैप्टन की गिरफ्त में था और आजाद होने के लिए हाथ पांव मार रहा था। खबरदार, रिवॉल्वर फेंक दो, इसने नंबर 4 को हुक्म दिया। इससे पहले कि नंबर 4 रिवॉल्वर फेंकता, नंबर 2 ने कैप्टन का कान मुंह में लेकर चबा डाला। कैप्टन ने तेज सस्कारी ली और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। नंबर 2 ने एक झटका देकर खुद को इसकी गिरफ्त से निकाला और नंबर 4 ने लपक कर रिवॉल्वर की नाल कैप्टन के सीने पर रख दी। कैप्टन के कान की लो से खून टेक रहा था। नंबर 6 ड्राइविंग सीट पर खामोश बैठा उनकी तरफ देख रहा था। नंबर 2 ने भी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। नंबर 4 ने इसे नक से इशारा किया और वो कैप्टन की पुश्त पर आ गया। दूसरे ही लम्हे इसका रिवॉल्वर का दस्ता कैप्टन बाबर के सर के पिछले हिस्से पर पड़ा और वो लहरा कर फुटपाथ पर ढेर हो गया। सफदर, तनवीर चौहान और खबर रशिया होटल में मुकीम थे और अपने अपने कमरों में बैठे इमरान का इंतजार कर रहे थे। शाम 4 बजे वो चाय पीने के लिए सफदर के कमरे में जमा हुए। इससे पहले कि सफदर टेलीफोन पर होटल वालों को चाय भेजने का हुक्म देता, वॉच ट्रांसमीटर का सुर्ख नुक्ता रोशन हो गया। सफदर ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ इमरान था। हेलो सफदर, क्या तुम जाग रहे हो? बैठे हो या खड़े होकर तबला बजा रहे हो? इमरान की अहमकाना आवाज सुनाई दी। हम सब बैठे हैं, सफदर ने मुस्कुरा कर कहा, और आपका गम गलत करने के लिए चाय पीने वाले हैं। ओह, क्या तुम लोग एक ही कमरे में जमा हो? इमरान की चुनकुत्ती हुई आवाज आई। जी हाँ, आप सुनाई, क्या करते फिर रहे हैं? सफदर ने पूछा। सफदर, क्या तुम अक्ल से पैदल होते जा रहे हो? इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्या होटल का अमला हैरान नहीं होगा कि मुख्तलिफ मुल्कों के बाशिंदे एक ही कमरे में जमा चाय पी रहे हैं? क्या तुम मेरी ये बात भूल गए हो कि अक्सर होटलों में सिक्योरिटी के आदमी किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं और ऐन मुमकिन है तुम्हारे कमरे में चाय लाने वाला वेटर भी सिक्योरिटी का आदमी हो। काउंटर क्लर्क, जिसे तुम 4-5 आदमियों के लिए चाय भी जुवाने की हिदायत करोगे। इमरान की बात सुनकर वो चारों एक लम्हा के लिए गुम होकर रह गए। इमरान की बात दुरुस्त ही थी। वो लोग मुख्तलिफ मुल्कों के बाशिंदों का रूप धारे हुए थे और इस होटल में बारी बारी दाखिल हुए थे। हर एक का कमरा अलग था। वेटर के लिए वाकई ये बात हैरान कुन होती कि 4 अजनबी एक ही कमरे में क्यों जमा है, जबकि सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी उन्होंने अपने अपने कमरे में तन्हा ही खाया था। सॉरी इमरान साहब, दरअसल हमें ख्याल ही नहीं रहा था, सफदर ने खजिल होकर कहा। ठीक है, आइंदे ख्याल रखना। कैप्टन बाबर से कहो कि वो मर्डर स्क्वायर पहुंच जाए। इमरान की आवाज आई। कैप्टन बाबर, वो कहाँ है? सफदर ने हैरान होकर कहा। वो तो आपकी तरफ था। ओ, क्या वो तुम्हारे पास नहीं पहुंचा? इमरान ने चौंक कर पूछा। हालांकि मैंने इसे कई घंटे पहले तुम्हारे होटल भेज दिया था। ठहरो, मैं इसे कॉल करके देखता हूँ कि वो कहाँ है। राब्ता मुनक़ते हो गया। 2-3 मिनट बाद दोबारा इमरान की नीज मगर फिक्र में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। इससे राब्ता कायम नहीं हो रहा, न जाने वो कहाँ है। नम चौहान को मर्डर स्क्वायर भेज दो। ठहरो, फी अलहाल रहने दो।
मैं कैप्टन बाबर को तलाश करता हूँ। ओवर एंडर। सफदर ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। वो चारों सोच में थे कि कैप्टन बाबर कहाँ गया, और अगर इमरान ने इसे उधर भेजा था तो वो यहाँ क्यों नहीं पहुँचा। सफदर की हिदायत पर वो उठकर अपने कमरों में चले गए। सफदर ने काउंटर क्लर्क को फोन करके चाय भेजने की हिदायत की और कीटीन बाबर के बारे में सोचने लगा। तकरीबन 1.5 घंटा बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सफदर ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। इसके चेहरे पे घनी सुनहरी मूंछें थीं। फरमाई। सफदर ने इसे गौर से देखते हुए कहा, फरमाता हूँ, इस आदमी ने कहा और अंदर घुस आया। वो इमरान था। सफदर ने दरवाजा बंद किया और इमरान की तरफ देखने लगा। कैप्टन बाबर का कोई पता नहीं चला, मगर मुझे शक है कि इसे सिक्योरिटी वाले पकड़ कर ले गए। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, लीनन, होटल में किसी ने मेरे कमरे की तलाशी भी ली थी। ओह, फिर तो बुरी बात हो गई। सफदर ने सोचते हुए कहा, अब क्या होगा? हमें इसे तलाश करना और सिक्योरिटी वालों से आज़ाद कराना होगा। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, मुझे यकीन है कि मेरी निगरानी करने वालों ने ही इसे पकड़ा होगा। सफदर कुछ ना बोला। वो कैप्टन बाबर के बारे में सोच रहा था। गोया आज रात रवानगी मुमकिन नहीं रही है। इसने चंद लम्हों के बाद इमरान की तरफ देखकर पूछा, जिसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी छाई हुई थी। जाहिर है। इमरान ने शाने उचकाए। इसे के जीबी के हवाले करके हम बेफिक्र नहीं हो सकते। असल मुहिम पर रवाना होने से पहले हमें एक और मुहिम सर करना होगी। मैं के जीबी के अजियत खानों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो राज उगलवाने के लिए इंसान को जिंदा ढांचे गोश्त पोस्ट के लोथले में तब्दील कर देते हैं। ओह, सफदर बेचैन हो गया। फिर तो हमें फौरी हरकत में आ जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी की दस्तरस से ज्यादा दूर निकल जाए। बेफिक्र रहो। अगर ऐसा हुआ भी तो फिर भी हम कैप्टन को हासिल करके रहेंगे। इमरान के लहजे में बेपनाह दरिंदगी उठकर आई थी। चंद लम्हों बाद इमरान खड़ा हो गया। सफदर ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। इमरान ने कहा, मैं जा रहा हूँ। 1-1.5 घंटे बाद कॉल करूंगा। दूसरों को वॉच ट्रांसमीटर पर कैप्टन के पकड़े जाने छूटिए इत्तला दे दो ये कि इमरान वहां से चल पड़ा। होटल से बाहर आकर उसने एक टैक्सी रोकी और इसे एक जगह का पता बताकर अंदर बैठ गया। टैक्सी कुशादा सड़क पर दौड़ने लगी। इमरान का जहन कैप्टन बाबर के अगवा में उलझा रहा। न जाने इसे पकड़कर कहां ले जाया गया था। 20 मिनट बाद टैक्सी ने इसे मतलूबा जगह पहुंचा दिया। किराया अदा करके वो पैदल ही आगे बढ़ने लगा और फिर एक गिल्ली में घुस गया। इस गिल्ली के बारे मकान पर रुककर उसने दस्तक दी। चंद लम्हों बाद एक आदमी ने दरवाजा खोला। वो उम्र में इमरान के बराबर ही था और अच्छे तनो तोश का मालिक था। इसने सवालिया नजरों से इमरान की तरफ देखा। ऑपरेशन X30। इमरान ने आहिस्ता से कहा। वो आदमी जोर से चौंका। फिर इसने मोहतात लहजे में कहा 30X और साथ ही दरवाजे से हिट गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ और मालिक मकान ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर इमरान इसकी रहनुमाई में मकान के शानदार ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। एक सोफे पर बैठता हुआ बोला, शायद तुम मेरी आमद पर हैरान हो। हालांकि X2 ने कल ही तुम्हें इत्तला दे दी थी। वो परेशान होकर बोला, जी हाँ, मगर मैं अब पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। मूंग की दाल के साथ बैंगन इस्तेमाल किया करो, जल्दी पहचान जाओगे। इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा और वो आदमी उछल पड़ा। फिर आंखें फाड़ता हुआ बोला, खुदा की पनाह, तो ये आप हैं। अगर आप मूंग की दाल का नाम ना लेते तो मैं आपको कभी न पहचानता। इमरान मुस्कुराने लगा। वो आदमी X2 का मकामी एजेंट ज़खारूफ अली था और उसका आबाई वतन समरकंद था। वो खालिसतना इमरान की दरियाफ्त था और 6 साल से X2 के लिए काम कर रहा था। इमरान इसे हमेशा अली के नाम से मुखातिब करता था। क्या आप अकेले ही हैं? खारूफ अली ने इमरान के सामने बैठते हुए पूछा। नहीं, मगर यहाँ आते ही की टीम बाहर को सिक्योरिटी वाले अगवा करके कहीं ले गए हैं, ने इमरान ने कहा और तफसील से अली को अपना प्रोग्राम और कैप्टन के पकड़े जाने का किस्सा सुनाने लगा।
کیا عمران کیپٹن بابر کو KGB کی قید سے چھڑا پایا؟ کیپٹن بابر کا KGB ہیڈ کوارٹرز میں کیا بنا؟ کیا عمران اپنے اگلے پلان کو عملی جامہ پہنا پایا؟ اس کے لیے انتظار کریں اگلے حصے کا۔